India is one of the leading countries where hearing loss is prevalent. जैसे आईज में कैटरैक्ट आता है पर्टिकुलर एज के बाद, आँखें जैसे नियर विजन प्रॉब्लम आती है, वैसे सुनने में भी एक एज ए डीजनरेशन विद एज ये होता ही है। मरीज़ के कान बहते हैं, पस आती रहती है। अब वो एक बहुत कॉमन कॉज है हियरिंग लॉस का, जिनके कान बहते हैं। इसको कोई भी कंडीशन जो नाक को अफेक्ट करे, जुकाम करे, वो कुछ हद तक कान को भी अफेक्ट करती है। और अगर आप उसको ट्रीट ना करें, जुकाम को ट्रीट ना करें, वो फिर ज़्यादा कान में जाती है और फिर उसको आगे अफेक्ट करती है। तो अगर बच्चों में जुकाम लगता है तो उसको ट्रीट करिए, डॉक्टर को मिलिए। नॉइजी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं या आर्मी एयरफोर्स वाले हैं, इन लोगों को डिफेंडर्स यूज़ करने चाहिए। कुछ भी हो जाए कान में, बस लहसुन तेल डालना जैसे लेडीज़ बोलती हैं घर में, वो एडवाइजेबल नहीं है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप और किन टॉपिक्स पर सेहतनामा में चाहते हैं कि हम बात करें एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज हम बात करने जा रहे हैं हियरिंग लॉस, कम सुनाई देना। कभी कभी ये एज से रिलेटेड होता है और कभी वैसे भी। इसके रीज़न क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है, जाने माने ईएनटी सर्जन डॉक्टर रमन अब्रोल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। सो हियरिंग लॉस एज से रिलेटेड तो है, एक सर्टेन एज के बाद कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ रीज़न होते हैं कि किसी भी एज में कम सुनाई देता है, तो क्या वजह क्या होती है? देखिए, हेयरिंग लॉस जैसे कि आप जानते हैं, पुअर कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बिकॉज़ इसके रीज़न बहुत सारे हैं। काफ़ी हद तक ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से भी लिंक्ड हैं, खासकर जो यंग पेशेंट्स या बच्चे या मिडल एज में जो लोग जिनको हियरिंग लॉस होता है, उसमें काफ़ी कुछ इन्फेक्शन कारण हो सकता है। तो इसलिए सोशो इकोनॉमिक कंडीशन लो होने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है। इसीलिए इंडिया में हियरिंग लॉस के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। जो एक्सट्रीम एज में हियरिंग लॉस होता है, जैसे कि आपने बताया कि एज रिलेटेड है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो वर्ल्ड ओवर है। इट इज़ अ डीजनरेशन ऑफ द इनर ईयर सबको ऑर्गन। होता है? सबको होता है, मोर और लेस, डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी, किसी को ज़्यादा किसी को कम। बट जैसे आईज में कैटरैक्ट आता है पर्टिकुलर एज के बाद, आँखें जैसे नियर विजन प्रॉब्लम आती है, वैसे सुनने में भी एक एज ए डीजनरेशन विद एज ये होता ही है। जो यंग एज में हियरिंग लॉसेस होते हैं, मोस्टली इन्फेक्टिव कॉजेज़ होते हैं। और इन्फेक्टिव कॉजेज़ में जैसे कि कान में पर्दे का फट जाना, कान बहना, कान में हड्डी में इन्फेक्शन हो जाना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ये बच्चों में भी बहुत होती हैं, एडल्ट्स में भी होती हैं, यंगस्टर्स में भी होती हैं। ये जैसे मैंने बोला सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से लिंक्ड हैं, और अपने पेशेंट की हाइजीन से लिंक्ड हैं। आपका कितना फ्रीक्वेंटली आप जुकाम आपको रहता है या आप कितना फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं, उससे भी लिंक्ड रहता है। तो अब ये भी वेरिंग ग्रेड में रहता है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, इवन सीवियर हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है आप किस स्टेज ऑफ डिजीज़ में हैं। इसलिए इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ वेयर हियरिंग लॉस इज़ प्रेवलेंट। और इस कारण सरकार के काफ़ी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी चलते हैं हियरिंग प्रिवेंशन के ऊपर। तो ये सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है इंडिया में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से कैसे हियरिंग लॉस का क्या कनेक्शन है? जैसे कि जनरली लोगों में ऐसे होती है धारणा के कान बहते हैं, मरीज़ के कान बहते हैं, पस आती रहती है। अब वो एक बहुत कॉमन कॉज़ है हियरिंग लॉस का, जिनके कान बहते हैं। इसका मतलब है कि उनके पर्दे ख़राब हैं, पर्दे फटे हैं या ख़राब हैं। ये लिंक्ड होता है, आप कितना फ्रीक्वेंटली पेशेंट को जुकाम लगता है, आपकी हाइजीन कैसी है, आपके ईयर की हाइजीन कैसी है, और आप कहाँ रहते हैं, किस तरह की डाइट खाते हैं, आपकी रेजिस्टेंस, आपकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स कान की इन्फेक्शन में डिटर्मिनेंट होते हैं, और इन फैक्टर्स के कारण ही ईयर डिजीज़ होती हैं। इसलिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में बात कर रहा हूँ। और ऐसे स्टेटस में जो जैसे लोअर स्टेटा के लोग हैं, वो ईज़िली ट्रीटमेंट भी नहीं कराते हैं, कुछ छोटी मोटी जुकाम लगा इग्नोर करते हैं,
और वो जुकाम हुआ या कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम वो बढ़ के फिर आगे सीवियर फॉर्म ले लेती, जैसे पर्दे फट जाते हैं। तो अगर आप मेडिकल हेल्प नहीं लेंगे, आप इनिशियल स्टेज में ट्रीट भी नहीं कराएंगे, जुकाम ठीक नहीं करेंगे, अच्छा, ऐसे ही चलता रहेगा। नॉर्मल जुकाम से भी कम सुनाई देने की प्रॉब्लम हो जी सकती है, जी, हियरिंग लॉस काफ़ी हो सकता है? काफ़ी क्योंकि अब जैसे आप जानते हैं कान और नाक एक कनेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं एक दूसरे से। एक ट्यूब होती है जो कान को नाक से कनेक्ट भी करती है। तो कोई भी कंडीशन जो नाक को अफेक्ट करे, जुकाम करे, वो कुछ हद तक कान को भी अफेक्ट करती है। और अगर आप उसको ट्रीट ना करें, जुकाम को ट्रीट ना करें, वो फिर ज़्यादा कान में जाती है और फिर उसको आगे अफेक्ट करती है, जिसमें कि पर्दे का फट जाना, फिर उसमें से बहने लग जाना, ये सारी प्रॉब्लम जुकाम से लिंक्ड होती हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से ट्रीट करना, मैनेज करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। जुकाम लगे खासकर बच्चों में, तो अगर बच्चों में जुकाम लगता है तो उसको ट्रीट करिए, डॉक्टर को मिलिए, तो उससे अब अब प्रॉब्लम हाँ, कम अब मैं होगी। एज से ही बात करूंगी कि अगर छोटे बच्चे हैं, कैसे पता चलता है कि उन्हें कम सुनाई दे रहा है? बहुत छोटे बच्चे हैं या जो स्कूल गोइंग हैं उनमें? देखिए क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो बताएंगे तो नहीं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बट इंटेलिजेंट पेरेंट्स कोई सिम्टम्स होते हैं? इंटेलिजेंट पेरेंट्स ये डिटेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज घर में उनको रिपीट करना पड़ेगा। कोई भी बात करनी है तो वो एक बात में शायद ना सुने। पेरेंट्स जो कुछ सोचते हैं कि शायद ये अटेंटिव नहीं है चाइल्ड, तो एक दो बार या कुछ दिन इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अब फिर परसिस्टेंटली जब आप बुला रहे हैं, बच्चा नहीं सुन रहा या उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो इंटेलिजेंट पेशेंट पिकअप कर लेते हैं। बहुत छोटे बच्चे इनडायरेक्टली ही इंडिकेशन देते हैं, बिकॉज अभी वो कह तो नहीं सकते मेरे को कम सुनता है। पढ़ाई में कम पीछे रह जाएंगे, क्लास में पढ़ रहे हैं और मैडम जो बता रही है वो उन्होंने पिकअप नहीं किया, स्टडीज़ आपकी अफेक्ट हो रही हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। सोशली बच्चे आपस में मिलते जुलते हैं, वहाँ से भी इंडिकेटर हो सकता है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, शायद ये सुन भी नहीं रहा वो जो बोल रहा है ऐसे। तो आई मीन इनडायरेक्टली तो बच्चे इंडिकेट करते हैं, पेरेंट्स को उसको डिटेक्ट करना होता है। तो हियरिंग लॉस के साथ जब छोटे बच्चों के पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो फिर इलाज क्या होता है और प्रिवेंशन आप उनको क्या बताते हैं बच्चों के लिए? देखिए बच्चों में भी अभी हियरिंग लॉस भी कुछ ऐसे टाइप के होते हैं जिसमें कि पर्दा फटने की स्टेज नहीं आई होती है, उनके कान में के पीछे पानी होता है, पस होती है या इन्फेक्शन होती है, लेकिन पर्दे अभी भी इंटैक्ट होते हैं। वो सारे रिवर्सिबल हियरिंग लॉसेस होते हैं और वो प्रॉम्प्टली ठीक हो जाते हैं। जैसे अगर उसमें अगर डॉक्टर अगर नाक में एग्जामिन करे तो नाक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एडिनोइड्स बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में वो हो सकती है। उसके कारण हियरिंग लॉस माइल्ड या मॉडरेट ग्रेड में रहता है। उसमें होता क्या है कि ड्रम के पीछे पानी या रेशा होता है जो कि ड्रम मूवमेंट को प्रिवेंट करता है और हियरिंग लॉस करता है। ये सारे पेशेंट्स अगर नाक को एडिक्वेटली ट्रीट करें हम और उस फ्लूइड को मैनेज करें जो कान में है, एडिक्वेटली मैनेज करें, वो ठीक हो जाते हैं। जो बच्चों में डिस्चार्ज होता है और उनके कान का बहना। बहना और उनके ड्रम्स डैमेज्ड हैं, उन बच्चों को डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। मे बी उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है और कुछ हद तक 20-25-30% पेशेंट्स के जो ड्रम अपने आप हील भी हो जाते हैं। और जो क्रोनिकली डिस्चार्ज होते रहते हैं, जैसे कि उनका कुछ देर हर 10-15 दिन या महीने में कान बहने लग जाते हैं, नाक खराब होता है, जुकाम लगते ही बहने लगते हैं, वो पेशेंट्स में ड्रम जो है वो जो परसिस्टेंट रप्चर्ड रहता है, तो उनको हम एक टाइम गैप के बाद, जैसे कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 10-12 साल का हो जाता है, तो उनमें फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते ओके, हैं, ठीक हो तो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं हियरिंग लॉस मोस्टली। की जो प्रॉब्लम है कम सुनाई देने की, वो हाँ, वो ठीक हो जाती है, ठीक हो मोस्टली जाती है? करेक्टेबल होती है, मोस्टली करेक्टेबल होती है। लेकिन कुछ बच्चे अब जैसे बर्थ प्रॉब्लम्स होती हैं कई बच्चों को बाय बर्थ, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ एडिक्वेटली रोया नहीं, एस्फिक्सिया जिसको बोलते हैं, ओके। या न्यूनेटल जॉन्डिस हो जाता है बच्चों में, जैसे ही पैदा होते हैं 8-10 दिन बाद पीलिया होता है, या प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं,
उनमें एक डिफरेंट टाइप का हेयरिंग लॉस होता है जो कि नर्व डेफनेस होती है, उनकी नर्व ही डेवलप नहीं होती है और वो परमानेंट हेयरिंग लॉस होता है, उसमें करेक्टेबल नहीं होता शायद, और उनको बच्चों को कुछ और टाइप से मैनेज कर या किया जाता है, जैसे हेयरिंग एड लगाई जानी चाहिए पड़ती है, या फिर कोक्लियर इम्प्लांट करके कुछ होता है वो सर्जिकली फिट किया जाता है। वो उस कैटेगरी के वो पेशेंट्स होते हैं, वो बाय बर्थ ही हम मानते हैं कि जैसे 10-15 दिन व फर्स्ट मंथ में 2 मंथ्स में उनको वो पता चल जाता है कि ये देख बच्चा थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, ओके। अब इससे बड़े, अब मैं मिडिल एज की बात करूँ, 20, 30, 40 में, जी। अ, जब यंग एज है या मिडिल एज है, तब क्या प्रॉब्लम, क्या वजह होती है हेयरिंग लॉस की? अब इसमें भी फिर वही टाइप के 2-3 टाइप्स के हियरिंग लॉस होते हैं। एक तो और करेक्टेबल हियरिंग लॉस होता है जो कि फिर ड्रम्स और हियरिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है, खासकर ईयर ड्रम रप्चर्ड, हियरिंग बोन्स में कोई डिफेक्ट आ जाए या बोन्स गल जाएं, या उसमें इन्फेक्टिव प्रोसेस ज़्यादातर अगर देखें हम तो उसके कारण ही इन सब को हियरिंग लॉस होता है। खुद की कुछ गलतियों की वजह से भी हियरिंग लॉस होता है, कम सुनाई हाँ, कुछ देने की गलतियाँ प्रॉब्लम? हो भी सकती हैं, जैसे कि ट्रॉमा, सेल्फ इन्फिक्टेड ट्रॉमा हो सकता है, ड्रम रप्चर हो सकता है, फिर वही बिगड़े हुए जुकाम, जैसे जुकाम हुआ, कुछ इग्नोर नहीं करते गए। किया, इग्नोर किया, कान में इन्फेक्शन हुई, ट्रीटमेंट नहीं लिया, फिर पर्दा फट गया। उस तरह का कुछ लोगों को के कान प्री डिस्पोज्ड होते हैं इन्फेक्शन से, जैसे जिनको बचपन में चाइल्डहुड में नोज़ की बहुत प्रॉब्लम रही हो या कान की प्रॉब्लम की हिस्ट्री रही हो, उन लोगों को जो जब एडल्टहुड में जाते हैं तो उनको कुछ रेजिडुअल ईयर इन्फेक्शन रह जाती है या टेंडेंसी रह जाती है, तो उनमें भी फिर इन्फेक्टिव प्रोसेस टेक ओवर करता है और वो हियरिंग लॉस में चले जाते हैं। लेकिन जनरली हम एज ए एंटी सर्जन देखते हैं कि जो इन्फेक्टिव प्रोसेस का हियरिंग लॉस है वो जनरली करेक्टेबल होता ट्रीट है, हो जाता है। सर्जिकल तरीके से ही करना पड़ता है ऑल्दो, लेकिन करेक्टेबल है जनरली ओवरऑल। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि जिनमें डिजीज़ जो है अनकरेक्टेबल होती है, तो उनको हम फिर कुछ और तरीके से मैनेज करते हैं, हियरिंग एड या कुछ और डिवाइस लगा के मैनेज करते हैं। एक कैटेगरी और होती है जो एडल्ट्स में होती है, वो भी होती है नर्व डेफनेस की। उनमें भी किसी कारण नर्व डैमेज हो जाती है, जैसे कुछ ड्रग्स के कारण जो कि हियरिंग अफेक्ट करती हैं, जो प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करते हैं लोग, बहुत लंबी देर से खा रहे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं उनकी मेडिसिन में ही हियरिंग लॉस हो जाता है। एक वो कैटेगरी रहती है। एक कैटेगरी होती है कि जो प्रोफेशनली बहुत लाउड साउंड में रहते हैं, जैसे म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस हो गए, या जो स्टूडियोज़ में रहते हैं, या जो इंजन में काम करते हाँ, हैं, या मैकेनिकल वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज़ में। में, या जैसे एयरफोर्स या फ्लाइंग मशीन्स या कुछ भी इस तरह की चीज़ों में रहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लाउड नॉइज़ में रहते हैं, उनमें भी धीरे धीरे हियरिंग लॉस होता है। वो भी नर्व डेफनेस ही होती है, उसमें भी कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। हियरिंग एड लगाते हैं हम, जैसे हमारे पास बहुत सारे म्यूज़िक रिलेटेड पे लोग आते हैं, या आर्मी वाले आते हैं जो गनरी में होते हैं, या उस तरह की रेजिमेंट में होते हैं जहाँ पर बॉम्ब्स एंड फायरिंग ये सब करना पड़ता है, टैंक रेजिमेंट्स एंड ऑल दोज, उनमें भी हियरिंग लॉस होता है, और वो ठीक नहीं कर सकते हम, तो उनको डिवाइस लगाना पड़ता है। तो ये सारे। हाँ, अब मैं 50 के बाद या 60 के बाद या 70 के बाद, क्या सबको हियरिंग लॉस होता है एज, एक सर्टेन एज के बाद, और इसकी वजह क्या होती है? देखिए, वो जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है वो नॉर्मली एक नॉर्मल डीजनरेशन प्रोसेस है जो कि बॉडी में सबको आता है, हर ऑर्गन में आता है। अब क्योंकि हियरिंग का जो सेंसिटिव नर्व सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल जिससे साउंड पिकअप होती है, वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, और थोड़ी सी डीजनरेशन से वो डाई डाउन कर जाते हैं। तो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस सबको होता है, बिकॉज इट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन हैपनिंग थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन कुछ लोगों में वो जल्दी हो जाता है, जैसे कि खासकर कुछ पेशेंट जैसे डायबिटिक हैं, या हाइपरटेंसिव हैं, या कुछ बहुत लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं,
लॉन्ग प्रोलॉन्ग मेडिकेशन में रहते हैं, शुरू से ही रहते हैं, उनको इंटरमिटेंटली एंटीबायोटिक्स भी कुछ खास दी जाती हैं। ये पेशेंट्स को ये एज रिलेटेड हियरिंग लॉस थोड़ा पहले आ जाता है, और ये फिर वही डिवाइस के साथ ही ट्रीट किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी जो कई ओल्ड एज में ऐसे भी हैं कि जो कि इवन 80s में भी अपना काम चला लेते हैं, हाँ, दे उन्हें डोंट सुनाई नीड दे इट, रहा होता है अच्छा खासा। दे डोंट नीड इट। सो ये एक अनप्रडिक्टेबल है वेरी और करता है पर्सन टू वेरिएबल है। पर्सन। ये वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स हेल्थ, ओवरऑल जनरल कंडीशंस, ओवरऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उस पर डिपेंड करता है, पर होता सबको है। अच्छा, जो हियरिंग लॉस, कम सुनाई देने की जो प्रॉब्लम है, क्या उससे बचा जा सकता है या कुछ प्रिवेंशन हमें रखनी चाहिए कि ये समस्या चाहे एज के बाद भी होगी तो पर कम हो? देखिए, वो जैसे कॉज स्पेसिफिक है, ये प्रिवेंशन भी कॉज स्पेसिफिक है। जैसे कि जो इन्फेक्टिव कॉजेज़ हैं उसमें हमें पता है कि कुछ इन्फेक्शन हुई, वायरल हुए, ज़ुकाम हुआ और आपने ट्रीट नहीं किया, थोड़ी बहुत ही कान में प्रॉब्लम आने लगी, आपने फिर भी इग्नोर किया, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज कान एक वाइटल ऑर्गन है, हियरिंग इम्पॉर्टेंट सेंसेशन है। जैसे ही लगे कि कुछ हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है या इफेक्ट हो रहा है, तो एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कान को पोक नहीं करना है, कुछ आर्टिकल नहीं डालना है, सेल्फ ईयरबड्स ईयरबड्स, लोग डाल के सफाई करने की कोशिश सेल्फ करते हैं। क्लीनिंग नहीं करनी है। इन सब चीज़ों से भी आप अवॉइड कर सकते हैं कान हियरिंग में तेल लॉस भी नहीं डालना। अननेसेसरी। हाँ जी, जैसे कि लहसुन तेल, ये सब कुछ घरों में करते हैं। कुछ भी हो जाए कान में, बस लहसुन तेल डालना, जैसे लेडीज़ बोलती हैं घर में, वो एडवाइजेबल नहीं है। मत ऐसे मत करिए, क्योंकि हो सकता है कान में कुछ डैमेज ऑलरेडी हुआ हो, ऊपर से आप तेल डालेंगे तो फिर वो फर्दर प्रॉब्लम हो जाएगा, फंगस इन्फेक्शन हो जाती है। ऑर्गेनिक तेल में अपने ग्रो करते हैं फंगस, तो ये सारी चीज़ें करनी है। दूसरा तीसरा, आजकल जैसे ईयरफोन्स बहुत पॉपुलर हैं, हर किसी को ईयरफोन हेडफोन यूज़ करना है। एक्सेसिव ईयरफोन यूज़, जैसे सारा दिन में 6-6 घंटे, 4-4 घंटे आप लाउड म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ भी एयरपॉड्स भी। लाउड सुनते हैं, हेडफोन्स लगा के बैठे रहते हैं, ये आजकल नया हेल्थ हैज़र्ड है हियरिंग के लिए खासकर, तो ये अवॉइड करें। जो नॉइज़ी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जी। या आर्मी एयरफोर्स वाले हैं, इन लोगों को डिफेंडर्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि नॉइज़ कैंसलेशन वाले डिवाइस। एक्चुअली देर इज़ ए गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ऑन दिस, देर ये रूल्स हैं अंडर लेबर लॉज कि जो एक पर्टिकुलर नॉइज़ के ऊपर फैक्ट्री में नॉइज़ अगर है, तो सब वर्कर्स को कंपल्सरीली डिफेंडर्स यूज़ करने होते हैं, अदरवाइज देयर कैन बी ए पनिशमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो अब वो रूल कितना फॉलो होता है वो हाँ, आई एम नॉट श्योर, पर मोस्ट एक लाइकली इंसान नहीं होता खुद है। खुद का ध्यान तो रख ही सकता है। तो जो जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको ये चाहिए कि अगर आप नॉइजी एरिया में काम करते हैं तो अपने मैनेजर या ओनर से कहिए कि इसको हमें हेल्प करिए अवॉइड करने के लिए, बिकॉज अदरवाइज हियरिंग लॉस जो है वो ठीक होने वाला नहीं होता है। तो अगर सपोज बाय लॉ उनको ये उनको हक है बाय मांग लॉ सकते हैं कि वो। ये उनको प्रोवाइड करना ही है उसको, वर्कर को। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है या कुछ रीज़न है, तो आप अपना डिफेंडर लीजिए, कुछ हेडफोन लगाइए या कान में कुछ डाल लीजिए ताकि वो नॉइज़ कॉन्स्टेंटली आपके कम आए। पास ना आए। जी। तो ये है इंडस्ट्रियल वर्कर की हियरिंग लॉस प्रिवेंशन के लिए। एयरपॉड्स से भी क्या हियरिंग लॉस हो सकता जी है? बिल्कुल हो सकता है। ईयरपॉड्स जो हैं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हैं, और क्योंकि मोस्टली ब्लूटूथ से हैं, तो जो आपका रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ईयरफोन आपके फ़ोन से आती हैं, वही ब्लूटूथ के कारण कान में ईयरपॉड के थ्रू भी जा रही हैं। सपोज़ आपका फ़ोन दूर भी पड़ा है, लेकिन ईयरपॉड जो है वो ब्लूटूथ है, तो वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको वहाँ भी डिलीवर हो रही है। तो प्रोलॉन्ग्ड यूज़, जैसे मैंने बताया, प्रोलॉन्ग्ड लगातार कई यूज़ घंटे किसी भी ना चीज़ यूज की, करें। हाँ जी, प्रोलॉन्ग किसी चीज़ यूज़ किसी भी चीज़ का वो आई थिंक हार्मफुल रहेगा हियरिंग के लिए।
तो अवॉइडेंस ही एक तरीका है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और सेहतनामा के छोटे छोटे क्लिप्स भी आप सेहतनामा क्लिप्स में देख सकते हैं अगर आपके पास वक्त कम है और आप कम वक्त में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर सेहतनामा क्लिप्स को देखिए।